नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे दिव्य व्यक्तित्व वाले पुरुष की कुंडलिका और हस्तरेखा का विश्लेषण करने वाला हूं जिनके लिए किसी भी परिचय की जरूरत नहीं है। आप उनकी जितनी भी प्रशंसा करें वो कम ही होगी। वो अध्यात्म के शिखर पे हैं और जस्ट बिकॉज मेरे इस चैनल पे इन गुप्त विद्याओं के, मिस्टिक साइंसेस के सब्जेक्ट्स के माध्यम से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो मुझे पक्का भरोसा है कि आप लोगों ने उनके विषय पे सुना भी जरूर होगा। तो आप लोग ठीक समझे, आज हम लोग सदगुरु जग्गी वासुदेव की कुंडलिका और हस्तरेखा का विश्लेषण के माध्यम से ईश्वर की कृपा, ग्रहों के माध्यम से जो कुछ भी इनके जीवन में है उसको दोस्तों हम लोग डिकोड करने की, समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, मुझे वैसे तो विभिन्न गुप्त विद्याओं का ईश्वर की कृपा से थोड़ा बहुत नॉलेज है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं इन मिस्टिक साइंसेस के साथ भी जब मैं इंट्रोड्यूस हुआ था, सबसे पहले हस्तरेखा पामिस्ट्री के माध्यम से ही हुआ था। अब देखिए, सदगुरु जी मेरे भी फेवरेट हैं, आई एडोर हिम, आई रिस्पेक्ट हिम। तो मैं उनके सारे जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। जो कुछ भी वो पोस्ट करते हैं आई इंश्योर कि मैं सही समय पे उसको फॉलो करूँ, उसको देखूँ। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है, देखिए जब आप एस्ट्रोलॉजी की डिटेल्स की बात करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी की डिटेल्स पे काम करने के लिए तो आपको चार्ट चाहिए, आपको ग्रहों का प्रभाव, इन्फ्लुएंस आपको देखना है, दशा समझनी है। लेकिन जब हम लोग हस्तरेखा की बात करते हैं तो जिनको आप पसंद करते हैं, जिनको आप एक मंत्र मुग्ध होकर जिनको आप सुनते हैं, तो काफ़ी बार जब कोई बात करता है तो उनके हाथ पे आपका ध्यान जाता है और जब आप उनकी हस्तरेखा में कुछ डिस्टिंक्टिव साइंस देखते हैं तो उसने काफ़ी बार मुझे इंट्रीग करा था। शायद आज दोस्तों नवरात्रों का ये शुभ एक पावन एक ऐसा मौका था कि जब मुझे लगा कि क्यों ना मैं आज उनके जीवन में, उनकी लाइफ में ग्रहों का जो प्रभाव है उस पर एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर क्यों ना करूं। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग उनके जीवन में ग्रहों का प्रभाव समझना शुरू करें, अब देखिए आप में से आई डोंट नो कितने लोगों को सदगुरु जी के बारे में जो उनकी पर्सनल लाइफ थी। अब देखिए उनका जो जीवन था, जो उनको डिस्टिंक्टिव बनाता है वो ये बनाता है कि जो कुछ भी उनकी अचीवमेंट है, जो कुछ भी अध्यात्म के माध्यम से उन्होंने सोसाइटी को, वर्ल्ड एट लार्ज को उन्होंने कंट्रीब्यूट करा है, ये उनकी अपनी ही जर्नी थी। तो उनके एक आम जीवन से और एक आम इंसान का सदगुरु बनना, इसकी जो यात्रा थी, इसकी अगर आपके पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट जो टर्निंग पॉइंट्स थे, उसकी डिटेल्स अगर आप लोगों के पास नहीं है, आप लोगों को उसके बारे में नहीं पता, तो पहले मैं आप लोगों को शॉर्ट में उनके जीवन के एक हाईलाइट्स आप लोगों को दोस्तों पहले बता देता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग ग्रहों का जो प्रभाव उनके जीवन में है उसको दोस्तों हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मेरे को प्राप्त हुई है वो इंटरनेट से ही हुई है। ऑल्दो मैंने काफ़ी जो ट्रस्टेबल और जो रेलिवेंट सोर्सेज हैं वहीं से मैंने इन्फॉर्मेशन दोस्तों प्राप्त करी है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए दोस्तों, सदगुरु जी ने तकरीबन इन्होंने 100 से ज़्यादा तो इन्होंने किताबें लिखी हैं, जो कि 7 से 8 विभिन्न भाषाओं पे इन्होंने लिखी है। इनके द्वारा लिखी हुई जो किताबें हैं वो आप ये मान लीजिए कि न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट में भी विभिन्न कैटेगरीज में, जहाँ पे हम हेल्थ की बात करते हैं, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, फेथ की बात करी जाए, इन सारी कैटेगरीज में दोस्तों नॉमिनेट हुई है, बेस्ट सेलर कैटेगरी में रही है। आप इतने सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप पीस ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, यूनाइटेड नेशंस की बात करें, इकोनॉमिक फोरम्स की बात करें, उन सब में ये एक एक्टिव स्पीकर रहे हैं। इन्होंने अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करे हैं, इनको वो मंच मिला है। इसके अलावा दोस्तों, जब भी हम लोग चैरिटेबल फिलैंथ्रोपिक कॉजेस की बात करते हैं, अब वृक्षारोपण की बात करें, अब नदियों को बचाने की बात करें, इन सब के साथ भी ये एक्टिवली वहाँ पे इन्वॉल्व हैं, उनके साथ भी जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा दोस्तों, भारतीय सरकार ने इनको पद्म विभूषण अवार्ड भी दिया था 2017 में। तो ये कुछ दोस्तों इनकी आप एक जेनरिक इनके बारे में आप समझ सकते हैं। इसके अलावा देखिए, इनका जो जन्म हुआ था, थोड़ा और पर्सनल चलते हैं। इनका मैसूर कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था 3 सितंबर 1957 को, एक तेलुगु स्पीकिंग फैमिली में। मतलब जग्गी वासुदेव जी के ये 4 भाई बहन थे और इनके जो फादर हैं वो इंडियन रेलवेज में जॉब करते थे, जिसकी वजह से इन्होंने काफ़ी ट्रैवल भी करा है। और ये 10 वर्ष की उम्र में ही केम इन कॉन्टैक्ट विद श्री राघवेंद्र स्वामी जी, जिन्होंने इनको योगा के जो सिंपल बेसिक जो आसन थे उन्होंने इनको सिखाए। और इसके अलावा दोस्तों, इनकी जो इनका कॉलेज हुआ था वो यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर से ही इन्होंने बैचलर्स डिग्री करी थी, इंग्लिश लिटरेचर में करी थी। तो अंग्रेजी तो इनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं किसी भी तरीके के, इस तरीके के मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस के बारे में, तो
इस तरीके की कुंडलिनी जागृत करने की बात की जाए, समाधि पे जाने की बात की जाए, जब हम लोग स्वामी विवेकानंद जी की बात करते हैं, रामाकृष्ण परमहंस जी की बात करते हैं, जिन पे खुद माता की बहुत कृपा थी, तो देखिए दोस्तों समाधि पे जाने का एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे आप मतलब देखिए जब हम बात करते हैं कि जब आप समाधि पे गए तो उसका मतलब कि टाइम आपके लिए बिल्कुल स्टिल हो गया। तो आपके लिए एक हमारे लिए एक आम इंसान के लिए कहीं ना कहीं जो 10 मिनट का समय था या 5 मिनट का आपको लगेगा कि आपने ध्यान पे आप गए, आपने सिर्फ 5 मिनट के 10 मिनट के आप समाधि में गए, लेकिन बाद में जब आप उससे बाहर आए तो आपको पता चला कि 4 घंटे निकल गए। तो इस तरीके से दोस्तों कि जब आपका समाधि का जो एक्सपीरियंस होता है, आप कहीं ना कहीं प्रकृति में मिल सकते हैं, घुल मिल सकते हैं, पूरा अलाइन हो सकते हैं, सबमर्ज हो सकते हैं। तो इस स्तर की जब हम लोग आध्यात्मिक पावर की बात करते हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं एनलाइटेंड बीइंग्स के अंदर ये सामर्थ्य होता है, क्षमता होती है। तो ये कुछ सामर्थ्य इनके भीतर भी था। और अगर आप समझने की दोस्तों कोशिश करेंगे तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 25 वर्ष की उम्र पे 23 सितंबर 1982 को चामुंडी हिल में यही ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस इनके साथ हुआ था। जब एक रॉक पे बैठे थे, इन्होंने ध्यान लगाया, ये समाधि पे चले गए। जब इनकी आँख खुली, इन्हें लगा कि शायद सिर्फ 15 या 20 मिनट हुए होंगे, लेकिन 4 घंटे बीत गए थे। तो इस तरीके का इनका एक्सपीरियंस था। और उसके बाद इस एनलाइटनिंग एक्सपीरियंस के होने के बाद तकरीबन 6 हफ्ते के बाद ही इन्होंने अपना बिजनेस अपने फ्रेंड्स को हैंडओवर करा और उसके बाद इन्होंने ट्रैवल करना शुरू कर दिया। इनको कहीं ना कहीं अपनी मोटरसाइकिल से, अपनी बाइक से इनको काफ़ी लगाव था। इन्होंने अपनी बाइक पे इन्होंने भारत के दूर सुदूर जितने भी स्टेट्स हैं काफ़ी इन्होंने ट्रैवल भी करा है। तो जब इन्होंने अपने बिजनेस को गिव अप करा तो उसके बाद ये अपनी बाइक में ही योगा के जो भी क्लासेस थे, जो लेसन्स थे, वो आप कर्नाटक की बात करें, हैदराबाद में करें, उसी में बाइक में ये उनकी क्लासेस भी देते थे। और उसी दौरान ये अपनी इस जर्नी में भी थे स्पिरिचुअल कहते हैं कि जितना भी मिस्टिकल स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जितना भी ये नॉलेज प्राप्त कर सकें। क्योंकि देखिए दोस्तों, भारत आध्यात्मिक जगत गुरु था, भारत आध्यात्मिक जगत गुरु है और भारत आध्यात्मिक जगत गुरु रहेगा। देखिए, अगर आप मुझसे बात करते हैं, अगर आप हिस्ट्री को भी अगर आप सर्च करते हैं, वहाँ पे भी आप पढ़ते हैं, तो देखिए माना जाता है कि एंशिएंट टाइम्स में भी ग्रीक्स का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था वर्ल्ड को। लेकिन अगर आप ग्रीक्स की भी दोस्तों देखिए, अगर आप उनकी आप साइंस में बात करें, आप एस्ट्रोनॉमी में बात करें, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में और जो भारत से जो कुछ भी जो नॉलेज उन्हें प्राप्त हो रहा था, जो कुछ भी भारत की इन सारी डिफरेंट फील्ड्स में जो कुछ भी पकड़ थी, जो कुछ भी फाइंडिंग्स थी, उसके आगे वो भी कहीं ना कहीं दोस्तों मतलब कहते हैं कि अपने को थोड़ा असमर्थ महसूस करते थे। देखिए दोस्तों, बहुत ही बेसिक लैंग्वेज पे मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप अपने को एक एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं तो ज्योतिष होने का भी मतलब क्या है कि आप 3 फील्ड्स में आपकी स्ट्रॉन्ग कमांड है, जहाँ पे मैथमेटिक्स की बात की जाए, एस्ट्रोनॉमी की बात की जाए और रिलीजियस टेक्स्ट की बात की जाए, स्क्रिप्चर्स की बात की जाए। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं हमारी एक अपर एज थी, चाहे आप प्राचीन समय की बात करें, चाहे आप आज के समय पे भी दोस्तों बात करें। तो ये दोस्तों कुछ इनके बारे में मेरे को आपको बताना था। इसके अलावा दोस्तों इनके द्वारा जो इन्होंने ईशा योगा सेंटर नियर कोयम्बतूर के पास में इन्होंने 1993 में उसकी स्थापना करी थी। ये 2011 से ही ये मतलब लार्ज स्केल में 10,000 से 15,000 लोगों के भी ग्रुप में ये योगा टीचिंग की बात की जाए, सत्संगों की बात की जाए, उसको ये ऑर्गेनाइज करते आ रहे हैं। इनके द्वारा ऑर्गेनाइज करे जाने वाला जो महाशिवरात्रि का फंक्शन है, जो पूरी रात का जो सेलिब्रेशन होता है दोस्तों, वो इतने ग्रैंड लेवल पे होता है कि बताया जाता है कि 2013 में तकरीबन 8 लाख लोगों ने उस फेस्टिवल को अटेंड करा था। मैंने भी दोस्तों देखिए, जब भी शिवरात्रि का जो समय होता है, रात भर जागरण करना होता है, रात भर शिव कथा सुननी होती है, तो मैं भी कहीं ना कहीं टेलीविजन में अपने सामने सदगुरु जी का, ईशा फाउंडेशन का जो कुछ भी, ईशा योगा सेंटर का जो कुछ भी कार्यक्रम आ रहा होता है, मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं उसको भी साथ साथ देखता रहूँ। तो ये है दोस्तों कुछ सदगुरु जी के बारे में जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता था। इन्होंने अपने ईशा योगा सेंटर में ध्यान लिंगम की भी स्थापना करी है। 112 फुट का जो उनका स्टैचू है, ये आपका आदि योगी जी का,
वो भी इन्होंने महाशिवरात्रि को 24 फरवरी 2017 को स्वयं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही उसका उद्घाटन करा था। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो सद्गुरु जी के बारे में आप लोगों को पता होनी चाहिए। देखिए जैसा कि मैं आप लोगों को कह रहा था, इनकी जो फॉलोइंग है दोस्तों, आज इनकी ग्लोबल लेवल पे फॉलोइंग है। जो कुछ भी इनके डिस्कोर्सेज होते हैं, इनकी जो टीचिंग्स होती हैं, वो साइंस और स्पिरिचुअलिटी का ब्लेंड होता है। शायद यही कारण है दोस्तों कि देखिए जब हम लोग ग्लोबल फॉलोइंग की बात करते हैं, अब देश दुनिया अगर विदेश की भी बात करते हैं, पूरे विश्व की भी बात करते हैं, कितने सारे यहाँ पे रिलीजन है, कितने सारे डिफरेंट कल्चर हैं, कितने सारे कस्टम हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली काफ़ी ऐसे भी लोग हैं जो साइंस को पूरी तरीके से नहीं समझ पाते, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पूरी एथिस्ट हैं, जो रिलीजन पे इनका पूरा भरोसा नहीं है, लेकिन सबको उन्हीं के स्तर पे समझा पाना, तो ये किसी एक एनलाइटनिंग बीइंग का ही दोस्तों काम हो सकता है, कैपेबिलिटी हो सकती है, जो कि सद्गुरु जी का ऐसा दिव्य व्यक्तित्व है। तो ये हो गया दोस्तों सद्गुरु जी के बारे में जो कुछ भी मेरे को आपको बताना था। अब हम लोग देखिए एक एक करके अब इनकी डिटेल्स पे काम करना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था 3 सितंबर 1957 को। देखिए अगर आप अंक ज्योतिष के माध्यम से भी समझने की कोशिश करेंगे, 3 जो नंबर होता है दोस्तों, ये आपका बृहस्पति का होता है। और देखिए जब मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो अंक ज्योतिष में भी जो सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है, वो कहीं ना कहीं दिया जाता है आपके लाइफ पाथ नंबर पे, जो आपके आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, जो मंथ ऑफ बर्थ है, जो ईयर ऑफ बर्थ है, उसका टोटल करके जो आपको नंबर मिलता है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ के पाथ के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देता है। आप अपने नाम की एनर्जी को तो कहते हैं वहाँ पे एनर्जी अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी जन्म की तिथि है, जो आपका बर्थ का जो कंप्लीट नंबर जो आपको लाइफ पाथ नंबर दे रहा है, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। सो आई मीन टू से दोस्तों, अगर आप इनके बर्थ डिटेल्स की नंबर की एनर्जी को अगर आप एडअप करेंगे, तो आप 3 को फिर सितंबर को 1957 का टोटल करके दोस्तों आपको 7 नंबर मिलेगा, जो कि केतु का नंबर होता है। तो केतु मतलब रिसर्च की बात की जाए, एक्सप्लोरेशन की बात की जाए, मिस्टिज्म की बात की जाए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ध्यान, योग, मेडिटेशन, कहीं ना कहीं दोस्तों केतु के डोमेन के साथ ही जोड़ के देखा जाता है। तो ये दोस्तों मैंने आप लोगों को सिर्फ इनकी बर्थ की डिटेल से बताया। अब हम लोग आ जाते हैं इनके चार्ट पे। देखिए दोस्तों, अगर आप इनका लगन चार्ट देखते हैं, तो इनका जो लगन चार्ट है, इनका जन्म वृषभ लगन में हुआ था। और जो जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि देखिए इनकी भी जो पर्सनालिटी पे, आप आर्ट की बात करें, आप क्रिएटिविटी की बात करें, आप राइटिंग स्किल्स की बात करें, पर्सनालिटी में चार्म की बात की जाए, कि हर कोई इनसे अपने को कनेक्टेड महसूस करता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों, शुक्र का जो कहते हैं प्रीडोमिनेंस लेना कुंडली में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। इनका जो दोस्तों लगन नक्षत्र है, लगन नक्षत्र इनका रोहिणी है। तो रोहिणी के भी इनका ये रोहिणी के तीसरे पदा में इनका लगन है। तो देखिए जब तीसरे पदा की रोहिणी की बात करते हैं, तो ये आपका जेमिनी नवांसा होता है। तो जहाँ पे दोबारा से आप कम्युनिकेशन की बात करें, आप आर्ट की बात करें, इसको देखिए वैसे तो इसको मटेरियलिस्टिक लेवल पे भी इसको जोड़ के देखा जाता है, लेकिन कुछ बिग स्ट्रक्चर क्रिएट करने के हिसाब से, अगर आप योग पे भी हैं, अगर आप अध्यात्म में भी हैं, तो आप इतने डिफरेंट बॉडीज, आप इतने सारे अपने जो कहते हैं कि अपने आप जो अपनी ब्रांचेस हैं, आप अपने इंस्टीट्यूशन के, अपने जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को आपने जिसकी स्थापना करी है, देश दुनिया में उसको आप स्प्रेड आउट करके उसके माध्यम से और लोगों को एनलाइटन कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं। इन होली स्पिरिचुअल साइंसेस को अपने जीवन में ऑप्ट करके किस तरीके से अपने जीवन को परिवर्तित करा जा सकता है। तो ये सारा दोस्तों जो सामर्थ्य होता है, और जहां पे कहीं ना कहीं हम लोग कम्युनिकेशन की भी बात करते हैं, तो ये दोस्तों हमने पाया इनका जो लगन है वो रोहिणी नक्षत्र में है, और रोहिणी के भी दोस्तों ये तीसरे चरण में मिथुन नवांसा में है। अब दोस्तों देखिए कुंडली के बाकी वर्टिकल्स अगर आप लोगों को समझने हो, तो देखिए अब जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था, जब भी हम लोग अध्यात्म की बात करते हैं, इस गहरे स्तर पे अध्यात्म पे जाने की बात करते हैं, समाधि की बात करते हैं। देखिए कहा तो ये भी जाता है कि एक बार ये अपने किसी गेस्ट के, किसी फ्रेंड के घर पे गए थे, वहां पे ये एकदम से समाधि पे चले गए। तो उसके बाद अब देखिए कहा जाता है कि इनको लगा कि शायद 3-4 घंटे समाधि पे रहे, लेकिन जब इन्होंने आँख खोली कितने दिन हो गए थे। तो मतलब ऐसा हो गया था जब इनकी आँख खुली तब लोग इनके पैरों पे कोई माला रख रहा था, कोई इनको फूल चढ़ा रहा था, कोई अपनी समस्या बता रहा था। तो इस तरह का जो समाधि पे जाने का भी जो पोटेंशियल होता है, उसको देखिए दोस्तों तभी प्राप्त करा जा सकता है जब आपका कुंडली में अष्टम भाव इस चीज को प्रॉमिस कर रहा हो। आपके जीवन में और अध्यात्म में या लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट को
जो उसके साथ कनेक्ट होने का जो बीच में जो मीडियम होता है, जो इंटरफेस होता है, वो चंद्र ही होता है। आप इनकी कुंडली में पाएंगे जो इनके चंद्र हैं वो इनके अष्टम भाव में बैठे हैं। अब देखिए अष्टम भाव में भी चंद्र हैं, लेकिन चंद्र किस राशि में है? तो चंद्र बैठे हैं धनु राशि में, जहाँ पे धर्म की बात की, जहाँ पे रिलीजन की बात करी जाती है। देखिए इनके जितने भी स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेज होते हैं, जो भी इनकी टीचिंग्स होती हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे जो भी हमारे हिंदू देवी देवता हैं उनके साथ अलाइंड होती है, उनके साथ एट्यून्ड होती हैं। इन्होंने किसी भी बात को वहाँ पे अपनी ओपिनियन रखते वक्त, किसी भी चीज़ को प्रूव करते वक्त इन्होंने एट द कॉस्ट ऑफ रिलीजन कभी भी नहीं करा। तो इम्पॉर्टेंट है और यही चीज़ है दोस्तों जो उनको डिस्टिंक्टिव बनाती है, हर जनरेशन के इंसान के साथ इनको एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन देती है। तो ये दोस्तों आपने पाया इनका जो चंद्र है वो धनु राशि में है और वो इनका अष्टम भाव में है। अब देखिए दोस्तों अष्टम भाव हर तरीके की गूढ़ विद्या, गुप्त विद्या, सिद्धियां, मिस्टिज्म, समाधि, देखिए जीवन में जो कुछ भी आउट ऑफ द ऑर्डिनरी चीज़ें हैं, जहाँ पे आप मिस्टिज्म की बात करें, मैंने आपको बताया, सिद्धियों की बात करें, शक्तियों की बात करें, चमत्कार की बात करें, ये सारा जो डोमेन है ये सारा दोस्तों अष्टम भाव के साथ ही जोड़ के दिखा जाता है। और इसके साथ साथ दोस्तों देखिए अब इनका जो चंद्र है उसकी राशि धनु है, पर धनु के भीतर जो नक्षत्र है वो भी दोस्तों इनका पूर्वाषाढ़ा है। देखिए जब भी हम लोग पूर्वाषाढ़ा की बात करते हैं, पूर्वाषाढ़ा देखिए दोस्तों शुक्र के द्वारा दोबारा से रूल करा जाता है। तो पूर्वाषाढ़ा के साथ तो देखिए दोस्तों जब हम लोग धनु की बात करते हैं, देखिए सिर्फ धनु से हमें क्या समझ आता है, वहाँ पे नॉलेज की बात की जाती है, वहाँ पे फेथ की बात की जाती है, वहाँ पे बिलीफ की बात की जाती है। लेकिन धनु ओरिजिनल काल पुरुष कुंडली के 9th हाउस की ऊर्जा है। 9th हाउस में देखिए दोस्तों वहाँ पे टीचिंग भी है, वहाँ पे फिलॉसफी भी है, वहाँ पे आपके ट्रैवल्स भी हैं, एक्सप्लोरेशन भी है, वॉन्डरलेसनेस भी है। अब देखिए दोस्तों ये जो सारा डोमेन है, देखिए धनु के भीतर भी 3 नक्षत्रों की ऊर्जा होती है, वहाँ पे मूला भी है, मूला के साथ तो एनर्जी कहीं ट्यून नहीं होती, ये सारी एनर्जी कहीं ना कहीं ट्यून होती है धनु के भीतर भी इस पूर्वाषाढ़ा वाले पार्ट में, जो धनु की बहुत ही आप फिलॉसफी, टीचिंग, नॉलेज, एक्सप्लोरेशन, थोड़ी लाइट हार्टेड साइड बताती है, जो कि दोस्तों आप कहीं ना कहीं इनके व्यक्तित्व, इनकी पर्सनैलिटी के साथ भी आप इसको जोड़ के देख सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों जो इनका चंद्र नक्षत्र था जो कि पूर्वाषाढ़ा है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के भीतर भी इनका जो चंद्र था वो उसके दूसरे चरण में है। तो जो दूसरा चरण है दोस्तों ये आपका कन्या नवांशा है। तो देखिए जब हम लोग कन्या नवांशा की बात करते हैं, कन्या नवांशा दोबारा से यहाँ पे बुध का डोमेन आ गया, जहाँ पे इंटेलेक्ट आ गई, जहाँ पे आपके लॉजिक भी आ गए, जहाँ पे एल्केमी भी आ गई, जहाँ पे इंटेलेक्ट आ गई। तो जिसकी वजह से दोस्तों जो कुछ भी इनके स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेज होते हैं दैट हैज ऑलवेज बीन अ ब्लेंड ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, इंटेलेक्चुअलिटी। आप ये दोस्तों फ्लो के साथ इसको जोड़ के देख सकते हैं। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, मैं आजकल सदगुरु जी यूएस में ट्रैवल कर रहे हैं। वहाँ पे जितने भी फर्स्ट नेशंस हैं, जितने भी उनकी एक्सपीडिशन, जो भी उनके एक्सप्लोरेशन हो रही है, वो उनके चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम भी उनके साथ साथ अवेयर हो रहे हैं, इन्फॉर्म हो रहे हैं। तो ये कहने का मतलब ये कि देखिए जब हम लोग इस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया था, इनका बाइक्स को लेकर थोड़ा सा पैशन है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इनका जो 4th हाउस है दोस्तों वो कितना स्ट्रॉन्ग है। तो देखिए इनके चतुर्थ भाव में दोस्तों जो सूर्य हैं वो इनके स्वराशिस्थ हैं। सूर्य और मंगल का दोस्तों योग बन रहा है। और जो बुध है, देखिए दोस्तों आप लोगों को बात पता होनी चाहिए कि बुध से ज्यादा इंप्रेशनेबल और कोई दूसरा ग्रह नहीं होता। जब भी हम लोग बात करते हैं कि जब भी किसी की जो बुद्धि है किसी को मिसगाइड करती है, तो वो तभी होता है दोस्तों कि जब बुध ग्रह पे कुछ मेलेफिक इन्फ्लुएंस हो। तो कहने का मतलब यह दोस्तों, आप बुध ग्रह की राशि देखिए, जिन ग्रहों के साथ वो कंजंक्ट हैं, आप वहाँ पे वो इन्फ्लुएंस देखिए, तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग स्टेमिना, स्ट्रॉन्ग एनर्जी आप ऐसे भी दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों देखिए अब आप आ जाइए पंचम भाव में। देखिए जब भी हम लोग बात करते हैं किसी भी तरीके के, आप अध्यात्म की बात करें, आप रिलीजन की बात करें, रिलीजियस ऑस्टेरिटी की बात करें, मंत्र सिद्धि की बात की जाए, ये कहीं ना कहीं दोस्तों देखिए त्रिकोण स्थानों के साथ इसको जोड़ के देखा जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों इनके पंचम भाव में बृहस्पति ग्रह शुक्र के साथ कंजंक्ट होकर बैठे हैं। देखिए दोस्तों मैं एक चीज तो जरूर कहना चाहूंगा कि इनके कुंडली में कहीं ना कहीं देखिए जो भी कुछ इनका अध्यात्म में इनका जो इनकी पकड़ है, जो भी इनका टेक है, ये कहीं ना कहीं दोस्तों देखिए ये इसका पास्ट लाइफ के साथ कनेक्शन जरूर होगा। क्योंकि देखिए दोस्तों पंचम भाव कहीं ना कहीं पूर्व पुण्य का भी होता है। देखिए दोस्तों जब आप इतने एनलाइटेंड नॉलेज के साथ आपका जब जन्म होता है तो आपकी आत्माओं को पिछले जन्म में ही मुक्ति मोक्ष क्यों नहीं मिल गया। तो इनके केस में देखिए जो लग्नेश हैं, जो कि शुक्र बनते हैं, वो इनके पंचम भाव में आके डेबिलिटेटेड भी हो रखे हैं। और देखिए दोस्तों यहाँ पे किसी भी तरीके से नीच भंग राजयोग की स्थिति नहीं हो रही।
दैट टू थिंग इज डिफरेंट कि उसको बृहस्पति ग्रह प्रोटेक्ट कर रहे हैं पंचम भाव में। तो बस एक यही बोला जा सकता है कि कहीं ना कहीं इतना इनका आध्यात्मिक ज्ञान होने के बाद भी इनकी आत्मा ने शरीर रूप इस जन्म में जो लिया, उसके कहीं ना कहीं जो तार हैं इनके पास्ट लाइफ के साथ दोस्तों कनेक्टेड हो सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, मैं इससे पहले कि इनके लाइफ में इन ग्रहों का जो प्रभाव है और डिफरेंट एंगल से हम लोग समझने की कोशिश करें, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को बता देता हूं। अब देखिए दोस्तों, जो दूसरी चीज है, जो केतु हैं वो इनके दोबारा से द्वादश भाव में बैठे हैं। जब भी हम लोग बात करते हैं केतु का द्वादश भाव में बैठना, अपने में ही आप अध्यात्म की बात करें, ज्ञान की बात करें, आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस, एस्ट्रल ट्रैवल, इन सब के बारे में ही जानकारी देता है। अगर आप शनि ग्रह की भी बात करेंगे, जब भी हम लोग योग की बात करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं, उसके साथ प्राइमरली कहीं ना कहीं शनि ग्रह को ही जोड़ के देखा जाता है। शनि ग्रह इनके दशमेश हैं, इनके कर्मों के जो कर्म का जो भाव है उसके लॉर्ड हैं, और दशम भाव के लॉर्ड का दशम भाव से कहते हैं कि 10 भाव आगे जाके सप्तम भाव में बैठना इस बारे में ही बताता है। हम इसको कहते हैं उच्च पद के लिए बोलते हैं। लेकिन जब भी हम लोग बात करते हैं मासेस को, पब्लिक को डील करने की, उसके साथ दोस्तों 10th हाउस को 7th हाउस को ही जोड़ के देखा जाता है। तो 10th हाउस के लॉर्ड का सप्तम भाव में बैठना, इसका मतलब कि ये इनके अपने द्वारा जो इनका जो ज्ञान है उसके माध्यम से वर्ल्ड को, मासेस को इन्फ्लुएंस करना, आप ये भी दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, इनके अगर आप कुंडली में और जो इंपॉर्टेंट चार्ट्स में अगर आप देखेंगे तो इनके नवमांश चार्ट में भी और इनके दशांशा चार्ट में भी शनि ग्रह की जो राशि है वो दोस्तों वृश्चिक ही रही है। तो जिससे आपको दोस्तों पता चल रहा होगा कि कहीं ना कहीं शनि ग्रह, जो कि देखिए शनि ग्रह का वृश्चिक में अपने में ही प्लेस्ड होना, आप मिस्टिज्म की बात करें, इजोट्रिक साइंसेस की बात करें, गुप्त विद्याओं की बात करें, इसी की तरफ दोस्तों इंडिकेट करता है, इसी की तरफ प्रॉमिस करता है। तो ये दोस्तों मैंने आप लोगों को उनकी कुंडली में सदगुरु जी की जो इंपॉर्टेंट ग्रहों का जो प्रभाव था, जो इन्फ्लुएंस था, मैंने आपको बताया। देखिए, अगर आप ये भी समझने की कोशिश करेंगे, जिस डेट में जब ये 25 वर्ष के थे, जब इनका उस चामुंडी हिल में जो इनका एनलाइटनिंग एक्सपीरियंस हुआ था, जिसके बाद इन्होंने कहा कि अब मुझे जो मटेरियलिस्टिक लेवल की जो जिम्मेदारी है, जो भागदौड़ है, उसके पे मेरे को नहीं पड़ना। तो ये भी दोस्तों जो इनका जो समय, जो दशा थी, उस समय इनकी चंद्र की महादशा के भीतर दोस्तों इनकी शनि देवता की ही अंतरदशा दोस्तों चल रही थी। तो ये दोस्तों हमने कुछ इनके ज्योतिष के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट वर्टिकल्स थे जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाह रहा था। अब हम यहां से दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इनका हस्तरेखा का जो विश्लेषण है उसके माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, मेरे पास जो इनकी पाम की इमेज है वो इतनी क्लियर तो नहीं है कि जो मैं बेसिक जो इंट्रिकेसीज हैं, हाथ की जो डिटेल्स हैं, जो चिन्ह होते हैं, मैं उनको यहाँ पे स्पॉट कर पाऊँ इस पाम की इमेज पे। लेकिन एक चीज़ जो मेरे को आप लोगों को दिखानी थी, जो बतानी थी, वो ये है दोस्तों कि अगर आप इनकी हाथ में, अगर आप इनके चाहे एक्टिव हैंड की बात करें, पैसिव हैंड की बात करें, उसमें अगर आप इनकी दोस्तों मस्तिष्क रेखा को देखेंगे, देखिए बहुत ही बेसिक सी बात है, हमारे हाथ में हस्तरेखा के माध्यम से अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, जो आपकी हेडलाइन होती है, मस्तिष्क रेखा होती है, वो आपकी इंटेलेक्ट, आपकी मेमोरी, आपकी इंटेलिजेंस, आपके सोचने समझने की प्रक्रिया के बारे में बताती है। हमारे हाथ में जो बेसिक जो पर्वत होते हैं, उसमें आपका जो चंद्र का पर्वत होता है, वो कहीं ना कहीं चंद्र का और उसके बिल्कुल आपके बेस पे, रिस्ट के क्लोज में जो केतु का जो क्षेत्र होता है, इसको हम अध्यात्म के साथ जोड़ के देखते हैं, जो कि कहीं ना कहीं कलाकारों के लिए, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों के लिए, साइकिक्स के लिए, योगा से जुड़े हुए लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग की तरह काम करता है। तो अगर आप इनके हाथ में देखेंगे, बीट एक्टिव हैंड, बीट पैसिव हैंड, इनके हाथ में जो मस्तिष्क रेखा की जो स्थिति है वो जितना स्ट्रॉन्ग कर्व लेके जो चंद्र के पर्वत की तरफ जा रही है, उसी बारे में बता रही है कि अदर प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस के साथ चाहे कनेक्शन की बात की जाए, अध्यात्म में बिल्कुल शिखर तक पहुंचने की बात की जाए, किसी भी विश्लेषण में बहुत ही माइक्रो लेवल पे कॉन्सेंट्रेशन की बात की जाए और समाधि में जाने के हिसाब से बात की जाए, तो ये सारे साइन भी दोस्तों आप इनकी हस्तरेखा के माध्यम से दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं सेलिब्रिटी विश्लेषण के विषय पे आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा Facebook पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।